रुक करते हैं खबरों की तरफ। कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में जनता दरबार के दौरान प्रदेश के कई दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान कई क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के समक्ष सड़क, पेयजल, विद्युत मुआवजा, स्वास्थ्य आर्थिकी सहायता और अन्य समस्याएं रखी हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शेष अन्य जन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। भारत सरकार के निर्देश पर देश में 10 करोड़ लोगों का प्रकृति परीक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 10 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जाना है। यदि आप भी अपना प्रकृति परीक्षण कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। ये प्रकृति परीक्षण जो है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। प्रकृति परीक्षण के बाद में प्रत्येक ऋतु में आपको भारत सरकार की ओर से खाने पीने, रहन सहन के टिप्स मोबाइल पर ऑनलाइन मिलते रहेंगे। टिप्स पर अमल करके आप खुद को स्वस्थ रखने का काम भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति परीक्षण का लाभ मिले, इसके लिए भी आज ऋषिकेश और आसपास के तमाम आयुर्वेद चिकित्सकों ने एक बैठक की है, जिसमें लोगों को इस संबंध में जागरूक कर प्रकृति परीक्षण कराने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही प्रकृति परीक्षण के राज्य समन्वयक अधिकारी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर डीके श्रीवास्तव ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में जहां आयुर्वेद चिकित्सक नहीं है, वहां पर भी लोग आयुर्वेद टीचर, आयुर्वेद स्टूडेंट्स और साथ ही आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों से प्राकृतिक परीक्षण करवा सकते हैं। मंगलौर के मंडावली गांव में एक पीड़ित पिता के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने उनके घर पहुंचकर उनके फैसले को वापस लेने को कहा है। आपको ये भी बताते चलें कि मंडावली गांव के रहने वाले राजकुमार सहरावत की बेटे की 1 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद में उनकी बहू पक्ष के लोग उन्हें परेशान करने लगे और हाल ही में उन्होंने राजकुमार और उनकी पत्नी को कि उनके घर पर उस वक्त पिटाई कर डाली जब घर पर कोई नहीं था। राजकुमार की माने तो दूसरा पक्ष को गुंडा प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जिनसे परेशान होकर राजकुमार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। तो भारतीय किसान यूनियन आज उनके घर पहुंची, उनसे इच्छा मृत्यु की मांग वापस लेने की बात कही और साथ ही उनकी हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अल्मोड़ा पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का मुख्य मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इसी कड़ी में आज एसएसपी के निर्देश पर अल्मोड़ा के जागेश्वर और दानिया पुलिस टीम ने आरतोला क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक मालवाहक पिकअप में 7 यात्री सवार थे, जिस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत में कार्रवाई करते हुए वाहन चालक के विरुद्ध कोर्ट का चालान और डीएल निस्तारीकरण के कार्रवाई की गई। सड़क पर लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी जारी रहेगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से चारधाम शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए शुरू होगी यात्रा। सीएम धामी ने शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा को लेकर कसी खबर। शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारी। 12 महीने श्रद्धालु कर सकेंगे चारधाम के दर्शन। सीएम धामी फिर से करेंगे शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा। यात्रा में आने के लिए सीएम धामी श्रद्धालुओं को करेंगे आमंत्रित। GMVN के होटल्स में किराए में दी जाएगी 10% की छूट। 12 महीने यात्रा शुरू होने से राज्य की बढ़ेगी आर्थिकी। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम शीतकालीन प्रवास स्थलों की लिए यात्रा जो है वो शुरू होगी और इसको लेकर सीएम धामी ने शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा को लेकर कमर भी कसी है। साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 12 महीने श्रद्धालु अब चारधाम के दर्शन कर सकेंगे और सीएम धामी फिर से
शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करेंगे। यात्रा में आने के लिए सीएम धामी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे और साथ ही GMVN के होटल्स में किराए में भी 10% की छूट दी जाएगी। 12 महीने यात्रा शुरू होने से राज्य की आर्थिकी भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। आपको बताते चलें कि पर्यटन स्थल जो है वो बनाया जा रहा, जिसको लेकर 12 महीने यात्रा अब शुरू होने से राज्य की आर्थिकी भी ज्यादा बढ़ेगी और चारधाम शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए ये यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। सीएम धामी ने शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा को लेकर कमर भी कस ली है और यात्रा में आने के लिए सीएम धामी श्रद्धालुओं को भी आमंत्रित करेंगे और 10% की छूट भी अब दी जाएगी। GMVN के होटल्स में किराए में भी 10% की छूट मिलेगी। 12 महीने यात्रा शुरू होने से राज्य की आर्थिकी में सुधार होगा। आपको बताते चले कि अभी 6 महीने तक ही यात्रा चलती थी, अब इसे बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है और ये यात्रा साल भर चलेगी, जिसको लेकर राज्य की आर्थिकी और आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। और साथ में आपको बताते चले कि सीएम धामी भी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। चारधाम शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू होगी। सीएम धामी ने शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा को लेकर कमर भी कसी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये यात्रा जो है वो 12 महीने तक जारी रहेगी, जिससे आर्थिकी सुधार भी होगा। हाँ बिल्कुल अंकिता, कहें तो प्रयास यही है, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जो 4 धाम के लिए कपाट बंद हो जाते हैं शीतकालीन के लिए, वहां पर बर्फ जम जाती है वहां पर। तो उसके बाद अब सरकार का यही प्रयास है कि ये शीतकालीन के लिए जिन स्थानों पर भगवान की डोलियां आती है, भगवान विराजमान होते हैं, वहां तक यात्रा शुरू की जाए और इससे आर्थिक बढ़ेगी। चारों धाम की जो यात्रा है उससे 12 महीने कहीं ना कहीं यात्रा की एक शुरुआत होगी। एक नवीन पहल की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि जिससे लोगों की आर्थिकी बढ़े। लगातार यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो ये धार्मिक पर्यटन ये जो हमारा राज्य है, उससे जो लोगों को जब यात्रा चलती है सिर्फ 6 महीने तभी उनको कामकाज मिलता है। प्रयास यही किया जा रहा है कि वो 12 महीने यात्रा चलाई जाए और जिससे लोगों का व्यापार भी बढ़े लगातार, और कहीं ना कहीं अब उससे जब व्यापार बढ़ेगा, आर्थिकी की मनोबल मजबूत होगी, तो उससे कहीं ना कहीं फिर प्रदेश भी कहीं ना कहीं मजबूत होता दिखाई देगा। जी कमल शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा तो शुरू होगी, लेकिन उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करी और उसमें यही कहा कि किस तरीके से हम चारों धाम यात्रा कर सकते हैं, इसके लिए प्रचार प्रसार कैसे किया जा सके, लोगों को जानकारी मिल सके। और मैं स्वयं दूर दूर जाके लोगों से, श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि हमने जो शीतकालीन के लिए की भी हमने यात्रा शुरू कर दिया, आप आइए देखिए, और जितने भी पुख्ता इंतजाम होंगे वो लगातार किए जाएंगे। तो इसी को लेकर से मुख्यमंत्री जब यहाँ पर अगर मोड़ पे आए तो सभी लोग भी और भी जितने अधिकारी आ गए, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा, जगह जगह जाके दौरा करके लोगों को आमंत्रित करूंगा, श्रद्धालुओं को आप आए और यात्रा अब शीतकालीन के लिए भी हमने शुरू कर दिया और सारी व्यवस्थाएं आपके लिए मुकम्मल कर दिया है। आप बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और भगवान के दर्शन करें। जी कमल शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 12 महीने यात्रा तो शुरू होने वाली है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था देखा जाए या फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तरह की परेशानियां भी जो श्रद्धालु आए थे उन्हें देखने को मिली थी। तो उन्हें उनके निपटान के लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि आगे जो यात्रा होने वाली है उसमें किसी तरह की समस्या ना हो? अंकिता, ये यात्रा जो है भगवान बद्री केदार और वहां तक यात्रा नहीं जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि वहां जब शीतकालीन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं तो उसको हम कहें जोशीमठ शुरू होती है, अंकेश्वर शुरू होती है, और वहां पे काफी पहले जहाँ भगवान के और स्थान है वहां पर उनको रखा जाता है। वो यात्रा वहां तक शुरू होगी। और बात रही सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि इतनी अधिक भारी संख्या में इस तरह से श्रद्धालु नहीं आते, सारी व्यवस्थाएं चाक चबंद होती है। और जब धार्मिक यात्रा होती है तो ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी ये शीतकालीन यात्रा का शुरुआत की जा रही है। अब उसमें यही देखना है कि जब शुरुआत की जा रही है कितने श्रद्धालु यहाँ पर कैसे आते हैं,
और अगर कहीं इंतजामों की कहीं सावधानियां बरती जाएंगी, कहीं दिक्कतें आती हैं तो उनको भी ताकि मुकल्लफ किया जाए। तो कुल मिला के कहीं यही नहीं बता, अब सरकार ने प्रयास किया है, ये एक अभिनव पहले प्रयास की कि यात्रा 12 महीने चलाई जाए। आप देख लें उसमें कितनी सफलता मिलती है और कितने श्रद्धालु यहाँ पर आके भगवान के दर्शन करते हैं। जी, कमल शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, तो अगर जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जो अन्य तीर्थ स्थल हैं, वहां पर अगर जाएंगे तो किस तरीके से जा पाएंगे? उसके लिए क्या कुछ रूट दिए गए हैं? अंकिता, रूट तो सीधा रूट है, बिल्कुल वो कोई अच्छी कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी रजिस्ट्रेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, एक शुरुआत की जा रही है। जी, अभी देखते हैं कितने श्रद्धालु आते हैं, कितना क्या कुछ आता है। एक प्रयास सरकार की जा रही है जिससे लोगों की आर्थिकी भी जुड़ी रहे और लोग यहाँ पर 12 महीने यात्रा चलती रहे। एक प्रयास किया जा रहा है, वो देखना प्रयास कितना सफल होता है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना, रूट तो अब अपने आप ही ऐसी चीजें बन गई हैं कि लोग अपने आप पूछते चले जाते हैं। कोई ऐसी बड़ी इसमें कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। पर एक अभिनव जो पहल सरकार ने शुरुआत करी है, वो देखें कितनी सफल होती है और कितने श्रद्धालु इस यात्रा में पहुंचते हैं, ये जरूर देखना होगा। जी, और GMVN होटल्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी 10% की छूट दे दी है श्रद्धालुओं को। अंकिता, गढ़वाल मंडल विकास निगम के यहाँ पर जो गेस्ट हाउस हैं, जो जगह है, वही प्रयास किया गया है कि जब इस बार हम शीतकालीन यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसमें रहने के लिए जो लोग यहाँ पर आए, और ये सरकार का उपक्रम, गढ़वाल मंडल विकास सरकार का उपक्रम है, और इसमें जो यहाँ रहे तो उनको 10% की छूट दी जाएगी, ताकि कहना कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, आप आइए। रहने की व्यवस्था भी रखी गई है, यात्रा की हम शुरुआत भी कर रहे हैं, इंतजाम भी हमने ठीक किए गए हैं। अब वही देखना कि सरकार पहल जरूर कर रही है, सब कुछ कर रही है, व्यवस्थाएं भी कर रही है। अब इसमें कितनी ये पहल सरकार की सार्थक होती है, कितने लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और कहाँ फिर अगर कमियां रह जाती है तो अगली बार वो किन कमियों को कैसे प्रकाश किया जाए, ये सरकार का प्रयास है। कि अब यही देखना है कि जब सरकार प्रयास कर रही है वो कितना सफल होता है और कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। जी, और लगातार सीएम धामी अब शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। हाँ, लगातार मैं कह रहा हूं ना कि लगातार उनका यही प्रयास रहता है कि जो लोग, जो यहाँ की आर्थिकी है, जो लोग है, या अगर किसी की व्यापार हो 3 महीने चले और 6 महीना चले तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही प्रयास किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो पर्यटन प्रदेश है, धार्मिक प्रदेश है, और यहाँ के अधिकतर जो लोग जो यहाँ के व्यापार है वो इसी पे डिपेंड है। तो 6 महीने यात्रा चलती है, 5 से 6 महीने, उसके बाद जब 5-6 महीने बंद रहती है तो कहीं ना कहीं फिर वो व्यापार खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा जब यात्रा शुरू हो फिर दोबारा वो व्यापार। तो यही प्रयास किया जा रहा है, जो यात्रा जो 6 महीने के लिए यहाँ नहीं चल पाती, अब उसको शुरुआत की जाए, अब उसको चलाया जाए, ताकि लोग, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो लोगों का रोजगार है 6 महीने तक चलता है वो लगातार 12 महीने तक चले, जिससे जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो उनकी मजबूत हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं एसएसपी प्रमेन डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। हरिद्वार पुलिस ने कनखल के जघन्य हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल थाना कनखल क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान में खून से लथपथ हालात में, आपको बताते चले कि हालत में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था और सूचना मिलने पर हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेन डोभाल ने पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी प्रमेन डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अन्य घरों में साफ सफाई कर आमदनी करती थी, जबकि महिला के पति के पास आय का कोई भी साधन नहीं था, जिसको लेकर दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। और एक दिन बाद आपको बताते चले कि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महिला के पति के पाथल से कड़े वार कर अपनी पत्नी की जघन्य हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया। लगातार फरार चल रहे आरोपी के ऊपर एसएसपी द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था, जिस कारण पुलिस को आरोपी को पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आरोपी बिहार से नेपाल भागने की फिराक में था, जिसके चलते वो अपने गांव फुलेलपुर पटना पहुंचा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया और आरोपी की गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कनखल पुलिस की कार्यकुशलता की हरिद्वार के एसएसपी और आमजन ने प्रशंसा की है। कनखल में जमालपुर कला जो एरिया है वहां पर
एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो पत्नी है उसके धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। और जब पुलिस वहां पहुंची थी मौके पे तो उस समय अभियुक्त वहां से फरार था और जो मृतका है वो वहीं घर में थी, उसके 2 बच्चे भी वहां थे। पुलिस के द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो ये बात संज्ञान में आई कि जो मृतका लक्ष्मी है उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, सुरेंद्र यादव, और वो विवाद सिर्फ इस बात को लेकर था कि जो अभियुक्त है वो अपनी पत्नी को जो उसके काम करना जो वो बाहर जाती थी उसको लेकर उससे जलन भी रखता था और उसको लेके उसके घर में आए दिन विवाद भी होता था, उस पर शक भी वो करता था। ये इन तथ्यों को जुटाते हुए पुलिस के द्वारा जब इसमें आगे की जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये बात भी संज्ञान में आई कि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करता है और अपनी लोकेशन भी लगातार बदलता रहा है, क्योंकि मामले में काफी गंभीर प्रवृत्ति का मामला था। हत्या में बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या बिल्कुल बहुत रिहाइश एरिया में की गई थी, इसलिए लोगों का एक काफी इसको लेकर सेंटिमेंट्स भी थे। पुलिस ने एसओ कनखल के द्वारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए सीओ सिटी के निर्देशन में लगातार इसके जो ठिकाने हैं उस पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। बाद में एक बार संज्ञान में ये आया कि ये अभियुक्त है जो बिहार में जो अपना उसका मूल गांव है वहां ये चला गया है और वहां से नेपाल भागने की फिराक में ये है। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा कल इसमें बिहार नेपाल में लालगंज के आसपास इसकी अरेस्टिंग की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब हमारे हरिद्वार पुलिस ने बिल्कुल एक ब्लाइंड, क्योंकि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फोन का भी उपयोग नहीं करता था, इस चीज को संज्ञान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस केस का पटाक्षेप किया। मुझे उम्मीद है कि जो अभियुक्त है उसको हम सख्त से सख्त सजा दिलाने में कामयाब रहेंगे और अभी इसको न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय भेजा जा रहा है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून में एक विशेष अभियान लगातार जारी। बड़ी खबर इस वक्त की, एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जनपद देहरादून में विशेष अभियान जारी है। आपको बताते चले कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने के खिलाफ दून पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 352 युवाओं के काटे गए चालान, 352 युवाओं के परिजनों से वार्ता कर की गई काउंसलिंग, युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। यातायात नियमों का पालन करें, एसएसपी अजय सिंह ने निर्देश दिए और साथ ही कहा कि यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए हैं और साथ ही नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर देहरादून में विशेष अभियान चलाया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 352 युवाओं के चालान काटे गए हैं। 352 युवाओं के परिजनों से वार्ता कर काउंसलिंग की गई। युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था में अभी आजकल देखा गया कि कुछ विगत दिनों कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिसमें यूथ, खासकर जो हमारे कहा जाएगा 20 से 30 साल के जो छात्र हो या स्टूडेंट्स जो जाते हैं या यूथ है, इस तरह का जो देखते हैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए ओवर स्पीड में या रैश ड्राइविंग करते हैं बिना हेलमेट के, और उसमें काफी सारी इसमें एक्सीडेंट्स भी हुए, कुछ की डेथ भी हुई है। इसको देखते हुए एक नई मुहिम शुरू करी गई क्योंकि जो पेरेंट्स गार्जियन है, ये देखा गया कि उनको इस चीज की जानकारी भी नहीं होती है कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के यहाँ पर घूम रहा है या कहीं स्कूल कॉलेज जा रहा हो या ओवर स्पीडिंग कर रहा है। तो उसको देखते हुए जितने भी चालान किए जा रहे हैं उसमें उनके पेरेंट्स से बात की जा रही है और पेरेंट्स को समझाया भी जा रहा है कि बच्चा यहाँ पर इस तरह से इन परिस्थितियों में पकड़ा गया है, इसका चालान किया जा रहा है। आप भी उसको काउंसिल करें, समझाएं, और पुलिस भी समझा रही है। और ये देखने में आया कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये जानकारी भी नहीं थी कि उनका बच्चा अमुक जगह पर, जैसे मसूरी बताए कॉलेज गए लेकिन मसूरी घूमने चले गए, कि वहां घूमने गया, या बता के कुछ और गए लेकिन कहीं और चले गए। और कुछ तो पेरेंट्स सरप्राइज थे कि उसका हेलमेट दिया हुआ लेकिन दोनों हेलमेट पहना हुआ है। इस तरह की चीजें जब पेरेंट्स को पता चल रही तो पेरेंट्स भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और पुलिस की तरफ से भी चालान के बाद उनको समझाया जा रहा है। मुझे लगता है इसका वर्तमान में नहीं, दूरगामी जरूर परिणाम होगा जब ये सभी बच्चों को जो इस तरह की ओवर स्पीडिंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं, कहीं ना कहीं जब वो जागरूक होंगे, उनके पेरेंट्स का भी प्रेशर पड़ेगा। या इतना प्रेशर, कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि वो बच्चे की गाड़ी घर में खड़ी करवा लेंगे, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे। तो मुझे लगता है जब इस तरह की चीजें आएंगी, घर से आएंगी, और स्कूल कॉलेज भी इसमें टोका टाकी करेंगे, तो स्कूल कॉलेजेस ने शुरू भी कर दिया है, जो बच्चे बिना हेलमेट और उसके आ रहे हैं उनको गाड़ियों को वहां खड़ी नहीं होने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और जिस तरह के इस तरह के हादसे जो कि लापरवाही के कारण होते हैं, जहां हेलमेट नहीं होता और सीरियस इंजरी लगने के बाद बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा।
तो वहीं शहर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक नाबालिग को उसकी सहेली ने अपने दोस्तों से हवस का शिकार बनवा दिया। नाबालिग घर नहीं लौटी तो मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने किसी तरह से जांच पड़ताल कर नाबालिग को हवस के पुजारियों से छुड़वाया है और आरोपियों को षड्यंत्रकारी सहेली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद में सहेली सहित 3 आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को एक महिला ऋषिकेश कोतवाली पहुंची, जिसने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी 25 नवंबर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है और काफी तलाश करने के बाद भी बेटी का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले में जांच की और 30 नवंबर को किसी तरह से पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया है और नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसकी सहेली महक और हेमंत शर्मा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ एक होटल में लेकर गए हैं, जहां पर हेमंत और शशांक यादव ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ पोस्को दुष्कर्म सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है और मामले में अग्रिम जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस का गौ तस्कर पर बड़ा एक्शन, जहां पर किच्छा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में तस्कर को गोली लग गई है और घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्कर के कब्जे से 20 किलो गौमांस भी बरामद किया गया। तस्कर का आपको बताते चले कि आपराधिक इतिहास भी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अनेकों आपराधिक मामलों में संलिप्त है तस्कर। साथ ही जनपद में गौवध किसी भी दशा में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि जनपद में गौवध जो है वो किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अनेकों आपराधिक मामले में संलिप्त है तस्कर। तस्कर का आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया। तस्कर के कब्जे से 20 किलो गौमांस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर पुलिस का गौ तस्कर पर बड़ा एक्शन, जहां पर किच्छा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में तस्कर को लगी गोली। किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेकर कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है और उस पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ की जा रही है। जितनी अभी पूछताछ की गई उसमें पता चला कि उस पर हत्या के मुकदमे, गौ तस्करी के मुकदमे, पशु चोरी के मुकदमे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई थानों में दर्ज हैं। और जानकारी, राजधानी देहरादून से मनेरी उत्तरकाशी अवैध रूप से सप्लाई हो रही 10 पेटी शराब और 7 पेटी बियर टिहरी पुलिस ने पकड़ी है। पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि जनपद टिहरी थलूरी थाना प्रभारी अमित शर्मा और एसओजी प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर कार से पुलिस को शराब और बियर की पेटियां बरामद हुई हैं। पूछताछ करने पर चालक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। पुलिस कप्तान ने बताया कि कार चालक की पहचान उपेंद्र सिंह निवासी मनेरी उत्तरकाशी, हाल निवासी रायपुर देहरादून के रूप में हुई है। उपेंद्र सिंह सेना से रिटायर्ड जवान है और पुलिस ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।